हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम लोग कर रहे थे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जिसमें हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट किए थे। उसमें हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में डिटेल और थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिटेल। और इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है, या फिर कहा जाए तो पहला टॉपिक जिसका नाम है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। उसी में फेजर पढ़ना है, फेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। उसी में पढ़ना है रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, पोलर फॉर्म को फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी वाइस वर्सा, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पूरे जो यूनिट है उसको मैं दो भागों में बांट रहा हूं, दो वीडियो में। ठीक है, पहला वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एसी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी को वेक्टोरियल किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। इसी में मैं आपको कई तरीके के फॉर्म बताऊंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म, फेजर फॉर्म, जिसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं, आपका साइनसोइडल फॉर्म, फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये सब इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि हम लोग इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, यानी एसी क्वांटिटी को वेक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है। किसका? एसी क्वांटिटी का। तो सबसे पहले समझिए कि एसी क्वांटिटी क्या होता है। हमारे मन में सबसे पहला तो सवाल यही आना चाहिए कि एसी क्वांटिटी होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो एसी क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो अपना मैग्नीट्यूड को एक नियमित समय अंतराल में क्या करता है, बदलते रहता है। अपना मैग्नीट्यूड को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चेंजेस करते रहता है, और साथ ही साथ अपना डायरेक्शन को भी अल्टरनेट चेंज करता है। अपना डायरेक्शन को भी साथ ही साथ अल्टरनेटिवली चेंज करता है। तो लिखा है कि एन एसी क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अभी हम लोग आगे इस स्लाइड को मिटा करके मैं आगे आपको डायग्राम छाप के बताऊंगा कि किस तरीके से एसी क्वांटिटी का फेजर डायग्राम होता है। तो वहां पर आपको काफी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड हर एक समय में बदल रहा है, हर एक समय में, और उसका डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। यानी एक बार जा रहा है तो प्लस डायरेक्शन में, फिर दूसरा बार वो प्लस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अब वो माइनस डायरेक्शन में जाएगा, फिर तीसरा बार माइनस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अब वो फिर प्लस डायरेक्शन में जाएगा, यानी अल्टरनेट। जब आप लोग क्लास 12 में पढ़ रहे थे, इंटर कर रहे थे, तब वहां आपको ट्यूशन में आपको टाइम टेबल बताया था कि डेली क्लास नहीं है मैथ और फिजिक्स का, है ना, डेली क्लास नहीं है केमिस्ट्री का। आपका मैथ और फिजिक्स था आपका MWF में, है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में, जबकि आपका केमिस्ट्री रहता था TTS में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। बात तो सही है। उसी तरीके से, यानी रेगुलर नहीं रहता था। उसी तरीके से आपका जो ये एसी क्वांटिटी है, ये भी आपका रेगुलर नहीं रहता, ये अल्टरनेट रहता है इसका डायरेक्शन, है ना। रेगुलर रहता है इसका मैग्नीट्यूड जो हर समय बदलते रहता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेट रहता है। एक बार पॉजिटिव तो दूसरा बार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, फिर तीसरा बार नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से एसी क्वांटिटी का वेव डायग्राम होता है। ठीक है, आगे मैं आपको छाप कर बताऊंगा। तो एसी क्वांटिटी आपने समझ लिया कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस होते रहता है कंटिन्यूअसली, और उसका डायरेक्शन भी अल्टरनेट चेंज होते रहता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, एग्जांपल कुछ एसी क्वांटिटी का, जैसे एसी करंट, एसी वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। तो यहां पर एसी करंट और एसी वोल्टेज क्यों लिखा है, नॉर्मल करंट और वोल्टेज क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखिए आपका डीसी में भी डीसी करंट और डीसी वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता डीसी में, है ना, डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसलिए अलग दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल करंट और वोल्टेज नहीं लिखा है। एसी करंट, एसी वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एसी क्वांटिटी का। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए एसी क्वांटिटी हम लोग पढ़ ही रहे तो थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लेते हैं, इसका कुछ गुण। जैसे एसी क्वांटिटी का, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। अब इसका मैग्नीट्यूड चेंज तो होते रहता है, लेकिन कैसा चेंज होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक जो जीरो एंगल लाइन, यानी समझिए ये है कार्टेशियन लाइन, कार्टेशियन प्लेन है ना ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये है आपका मूल बिंदु 0, और मान लेते हैं यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम, ठीक है, पॉजिटिव मैक्सिमम V मैक्स, और यहां पर है नेगेटिव मैक्सिमम V माइनस, ठीक है, माइनस V मैक्स। तो इसका जो मान लेते हैं हम लोग एसी वोल्टेज का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो एसी वोल्टेज भी एक तरीके का एसी क्वांटिटी है, यानी हम लोग एसी क्वांटिटी का ही अब छाप रहे। तो इसका जो
मैग्नीट्यूड है वो चेंजेस होता है, लेकिन कैसा चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो, ये वाला जीरो एंगल लाइन है, जीरो एंगल लाइन, इसके और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इसके बीच ये चेंजेस होते रहता है इस तरीके से, है ना, उस मैक्सिमम पॉइंट से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो ऐसी क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड एक जीरो और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में चेंजेस होते रहता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसी क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। ये जो ऐसी क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन अल्टरनेट रहता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि द डायरेक्शन ऑफ ऐसी क्वांटिटी अल्टरनेट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार पॉजिटिव जा रहा है तो दूसरा बार पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, फिर तीसरा बार नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट, है ना, रेगुलर नहीं, अल्टरनेट। उसके बाद क्या है, ऐसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते कई तरीके से। हम उसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन की, ये हम वेव डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन किए, तो हम ऐसी क्वांटिटी को वेव डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंगल सा इक्वेशन लिख करके भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कौन सा इक्वेशन है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो एसी क्वांटिटी का इक्वेशन है, जैसे एसी करंट का इक्वेशन हो सकता है, एसी वोल्टेज का इक्वेशन हो सकता है। तो वो जो इक्वेशन है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि एसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके माध्यम से, एक वेव के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल एक लाइन खींच देंगे ना इस तरीके से एक लाइन, तो उसको भी हम देखकर बता सकते हैं कि वो जो है ना वो एसी क्वांटिटी का लाइन है। लेकिन कैसा लाइन होना चाहिए, वो एक ओरिजिन के चारों तरफ, ओरिजिन के चारों तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, तब उसको देखकर हम बोलेंगे कि हाँ ये एसी क्वांटिटी का लाइन रोटेशन है। ठीक है, तो इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं फेजर नोटेशन, इसको बोलते हैं हाँ फेजर नोटेशन। ठीक है, फेजर डायग्राम। तो हम ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेव के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से, एक लाइन रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब जो एसी क्वांटिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसी करंट। तो एसी करंट एक एसी करंट मतलब एसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसी करंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई आपसे पूछे कि एसी क्वांटिटी क्या है, कैसा क्वांटिटी, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड होता है इसका, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कैसे है कि इसके पास साइन होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पास पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन। जैसे हम लोग करंट के लिए लिख रहे हैं, तो करंट हम लोग लिखते हैं 4 एम्पियर, है ना। तो 4 तो क्या बता रहा है, 4 तो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, परिमाण। और ये जो साइन तो बता रहा है वो इसका डायरेक्शन को बता रहा है ना। तो जैसे ये 4 है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में गया होगा, ऊपर डायरेक्शन में। और जैसे आई बराबर लिख दिया हम लोग -4 एम्पियर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका 4 है, लेकिन उसका डायरेक्शन माइनस, यानी वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो साइन जो है वो उसका डायरेक्शन को भी बता रहा है। तो इस तरीके से ऐसी क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इस प्रकार से वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको ऐसी क्वांटिटी क्या होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारा कुछ बता दिया। अब मैं आपको समझाता हूं फेजर डायग्राम या फिर फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी या फिर वेक्टोरियल नोटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको समझने से पहले समझिए कि उसका नाम में क्या छिपा हुआ है, फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग समझ रहे कि रिप्रेजेंट करना, लेकिन फेजर का मतलब क्या है, तो पहले फेजर का ही मतलब मैं आपको समझा देता हूं, एकदम डायग्राम छाप के, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन लिख करके भी। तो पहले आप इसका सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुंदर सा एकदम, और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा सा नोट्स बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों फेजर क्या होता है, फेजर रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन पहले समझ लीजिए कि फेजर क्या होता है। फेजर ये जो वर्ड है ये बच्चे समझ नहीं पाते, बस सिंपल से पढ़ते चलते हैं, पूरा 12 पार हो जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि फेजर क्या होता है। तो फेजर कुछ नहीं होता, फेजर इज ए वेक्टर। फेजर एक वेक्टर होता है। वेक्टर माने तो आपको समझ में आ रहा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, छापेंगे कैसे, वो पता है नहीं पता। देखिए वेक्टर को कैसे छापेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कैसे छापेंगे वेक्टर को, कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर केवल वेक्टर नहीं लिखना है, VECTOR ये नहीं लिखना है। वेक्टर का मतलब ये होता है, वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, होता है क्या नहीं। तो मैग्नीट्यूड देखिए कैसे हम लोग छापेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब लिख देंगे एक सिंपल सा एक
लाइन माने खींच देंगे। प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके मेरा पास क्या बन रहा है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके मेरा पास क्या बन रहा है, ये हुआ वेक्टर, इसको बोलते वेक्टर। नहीं समझ में आया? इसका नाम है टिप और इसका नाम है लाइन। तो एक लाइन और एक टिप के मिलने से क्या बनता है, वेक्टर बनता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। अब समझ में आया? वेक्टर किसको बोलते हैं, ये वाला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेजर भी बोलते हैं, जो क्या करता है। लेकिन कब इसको फेजर बोलेंगे, वेक्टर को कब फेजर बोलेंगे, जब ये एक ओरिजिन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करता है, ये हुआ वेक्टर। अभी इसको हम फेजर नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होता है ना, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी तो इधर से चलता है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में। और कैसे चलना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी ओमेगा के साथ, जिसका वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू, या फिर किसी किसी बुक में लिखा रहता है 2 पाई एफ। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई वेक्टर घूम रहा है ना, अपने ओरिजिन के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, फेजर बोलेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार रिपीट करेंगे। तो फेजर क्या होता है, फेजर कुछ नहीं होता, एक वेक्टर होता है। देखिए वेक्टर कैसा होता है, एक लाइन प्लस टिप का कॉम्बिनेशन को। तो फेजर क्या होता है, एक वेक्टर होता है, लेकिन कब वेक्टर को फेजर बोलेंगे, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अपने ओरिजिन में या फिर अपने ओरिजिन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड कितना, 2 पाई एफ के साथ, जिसका यूनिट रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे फेजर। अब हम लोग चलेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन करने। तो पहले इसको भी अगर चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, किस तरह से घूमेगा, जैसे यहां पर है, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचेगा, इस तरीके से पूरा रोटेट करते रहेगा। यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां, यहां, यहां। तो देखिए ये एंगल अगर यहां था, शुरू में यहां था, अभी रोटेट करना शुरू नहीं किया, तो एंगल 0 डिग्री। फिर ऊपर चढ़ा तो एंगल बढ़ने लगा, यही वाला एंगल तो है ओमेगा टी। ठीक है, यही वाला एंगल तो है ओमेगा टी, ऐसे इसको बोलते हैं फाई, एंगल फाई, और फाई का वैल्यू होता है ओमेगा टी। ठीक है, तो ये, और ओमेगा का मतलब होता है फाई बटे टी, और फाई का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। समझ में आ रहा है? ये सब 12 का चीज है। ठीक है, आप लोग डिप्लोमा में नहीं पढ़े, लेकिन उतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं, केवल ये सब बेसिक चीजें याद करके रख लीजिए, है ना, काम देगा। तो फाई एंगल, फाई क्या है, एंगल है। ठीक है, फाई क्या है, एंगल। एंगल बराबर क्या होता है, एंगुलर स्पीड गुना टाइम, एंगुलर स्पीड गुना टाइम। और ये जो क्या है, तो फिर ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर यहाँ पर स्पीड की जगह एंगुलर हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ फाइव मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर सिंपल से आप लोग नहीं जानते, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय चाल बराबर होता है ना, दूरी बटे समय। तो चाल का यूनिट क्या होता है, दूरी का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड हुआ। तो बस दूरी बदल गया, यहाँ पर एंगुलर दूरी में दूरी बदल गया एंगुलर दूरी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, और बस समय तो अभी भी समय ही है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस का, जिसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यहाँ पर, तो उसका यूनिट होता है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, तो अगर यहां था, अभी यहां था, तो एंगल 0 डिग्री। अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, कितना एंगल, फाई एंगल ऊपर बढ़ा, फिर धीरे धीरे यहां, फिर यहां, और यहां एकदम 90 डिग्री में आ गया एंगल, 90 डिग्री को ही बोलते हैं रेडियन में पाई बटे 2 रेडियन। फिर यहां आया, फिर यहां, और यहां आ गया, मतलब एंगल यहाँ 0 90, और 90 कितना हुआ 180, और 180 को ही रेडियन में बोलते हैं पाई। और फिर यहाँ फिर ये यहाँ पहुंच गया, यानी 270 डिग्री, 270 को रेडियन में बोलेंगे 3 पाई बाई 2। पाई का यहाँ पर वैल्यू बता दीजिए 180 बटा 2, तो काट दीजिए 9 से, 9 या 27, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री, फिर यहाँ, तो यहाँ 180, 270 और 90 जोड़ दीजिए, 270 90 360, 360 को ही बोलते हैं 2 पाई, 2 गुना 180 360। ठीक है,
फिर और एक बाय, देखिए देखिए क्या हुआ, अभी 0 पाई, फिर 1 पाई बटे 2, अभी 0 पाई बाय 2 है, फिर 1 पाई बटे 2, 2 पाई बटे 2, 2 पाई बटे 2 मतलब 2 कट गया, 1 पाई बचा, फिर 3 पाई बटे 2, फिर 4 पाई बटे 2, 4 पाई बटे 2 मतलब 4 पाई बटे 2 मतलब 2 पाई, फिर 5 पाई बटे 2, 6 पाई बटे 2, 7 पाई बटे 2, 8 पाई बटे 2। तो इस तरीके से पाई बटे 2 पाई बटे 2 पाई बटे 2 जोड़ते चलिए, आपका एंगल जितना चाहते हो उतना मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक घूमने में उसको टाइम भी तो लगा, अगर यहां से यहां तक घूमा, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, तो ये कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया, एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया। तो कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी। यहां पहुंचेगा कितना होगा टाइम पीरियड, 5t/4, क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा गया ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो टोटल आपके पास समय है 4 भाग का। तो यहां पहुंचा तो अभी 4/1 भाग पहुंचा, फिर यहां पहुंचेगा तो 4 यहां पहुंचेगा तो 2 गो t/4, फिर यहां पहुंचेगा तो 3 गो t/4, फिर यहां पहुंचेगा तो 4 गो t/4, यानी 4 4 कट गया, तो सीधा सीधा आपका क्या बच गया टाइम t। फिर यहां t/4, यहां आपका 2 दूनी 4 यानी t/2 है ना। तो यहां हो गया आपका टाइम, यहां पहुंचा तो कितना समय लगा t/4, यहां पहुंचा कितना समय लगा t/2, यहां पहुंचा कितना समय लगा 3t/4, और यहां पहुंचा तो कितना समय लगा कैपिटल टी। तो समय और एंगल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही सब बेसिक बेसिक चीज था। अगर मान लेते कोई बच्चे एकदम बिगिनर है ना, उसको कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए मैं इतना डिटेल में उसको बताया, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना जानते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर का मतलब हम लोग समझ गए कि एक वेक्टर होता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है अपने ओरिजिन के चारों तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ, जिसका यूनिट कितना होता है कांस्टेंट स्पीड का, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, ये सब भूलना नहीं है। अब फेजर रिप्रेजेंटेशन, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा 2 लाइन का डिफिनेशन देख लीजिए। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेजर यानी वेक्टर यूजिंग द मैग्नीट्यूड v मान लीजिए, चाहे आप a मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, एंड फेज एंगल फाई, फेज एंगल आप फाई मान लीजिए, चाहे थीटा मान लीजिए, कुछ भी है ना। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में मात्र 2 ही को चीजों का देखा जाता है, एक उसका क्या मैग्नीट्यूड को आप कुछ भी मान लीजिए, v a कुछ भी मान लीजिए, और उसका एंगल फेज एंगल फाई, फाई मान लीजिए या फिर थीटा मान लीजिए, बस। तो उसको उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन का क्या बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको जब एसी क्वांटिटी अभी बता रहा था तब मैंने बोला था कि एसी क्वांटिटी में एसी करंट और एसी वोल्टेज का साथ ही साथ मैं आपको फेजर डायग्राम छाप के बताऊंगा। चलिए पहले वही करते हैं। तो फेजर डायग्राम में अभी हम लोग क्या पढ़े फेजर, तो फेजर पहले छापते हैं, ठीक है। ये क्या है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो अभी मेरा पास वेक्टर जो है ना वो कहां है, अभी मेरा पास वेक्टर यहां है, ठीक। अभी मेरा पास फेजर कहां है, यहां है, वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओमेगा के साथ, ओमेगा एंगुलर आप स्पीड मान लीजिए, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, ठीक है। इसके साथ एंगुलर स्पीड भी मान ले सकते हैं, जिसका यूनिट कितना होता है रेडियन पर सेकंड, हाँ ये सब जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं करंट और वोल्टेज, एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों को साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर अभी यहाँ है, एक और वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ ये वाला जो वेक्टर है वो हम लोग लेते हैं वोल्टेज का, और ये वाला जो वेक्टर है वो ले लेते हैं हम लोग करंट का, ठीक है। एक ही लाइन में दोनों वेक्टर को दिखा दिया, ठीक है, दोनों फेजर को दिखा दिया। एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, मान लेते हैं ये अभी टाइम टी के साथ यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पहुंच गया तो ये वाला हो गया आपका v, और फिर ये वाला यहाँ पहुंच गया तो ये हो गया आपका i। फिर यहाँ आएगा पूरा एक चक्कर मार देगा। अब जो एक चक्कर मार रहा है, अगर आप लोग 3D एनिमेशन देखेंगे यूट्यूब में सर्च करके, तो आपको जैसे आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ था, है ना, यहाँ v i। तो अगर आप लोग 3D एनिमेशन देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा कि जैसे जैसे ये जो फेजर यानी ये जो वेक्टर जैसे जैसे ऊपर उठ रहा है तैसे तैसे यहाँ पर एक ग्राफ बन रहा है, जैसे जैसे अभी यहां था तो अभी यहां है, जैसे ऊपर उठा तो इस तरीके से किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस में, नीचे नीचे मतलब हो गया नेगेटिव एक्सिस, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्सिस। तो ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं इधर, तो जैसे ये वाला जो वेक्टर तो है, ये वाला काटा तो है, जैसे ये वाला पूरा काटा तो है ऊपर उठेगा तैसे यहाँ पर ऊपर उठेगा, ठीक है। जैसे ये ऊपर उठेगा तो ये वाला भी ऊपर उठेगा। यहां पर पहुंचा है तो अभी दिखाते हैं कैसे, मान लेते यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गया तो मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, यहाँ भी मैक्सिमम पॉइंट,
ये सब समझ लीजिए, ये सब अगर बेसिक तो एक बार समझ ली ना तो आगे का सेमेस्टर तक काम देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये काटा तो ऊपर उठ रहा है तैसे तैसे यहाँ ग्राफ भी ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया क्या? वही तो लग रहा है, ज्यादा नहीं करना है, बराबर में। हाँ, इतना काफी रहने दीजिए। ठीक है, ठीक दिख रहा है। हाँ, तो जैसे ये काटा तो ऊपर उठा तैसे ये ग्राफ तो बनना शुरू हुआ, यहाँ पहुंचा तो ग्राफ तो यहाँ पहुंची। अब देखिए जो ये जो काटा तो है ये अब डाउन होना शुरू करेगा, डाउन इधर जाएगा। तो जैसे अब डाउन होना शुरू करेगा तो ये भी इधर से डाउन होना शुरू करेगा। ये यहाँ कितना था 90 डिग्री π/2, तो यहाँ भी कितना होगा π/2 90 डिग्री। यहाँ कितना था 0 में था 0। इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है ZAL, जीरो एंगल लाइन। ये लाइन का क्या नाम है जीरो एंगल लाइन, ZAL जीरो एंगल लाइन। ठीक है, और ठीक है, तो यहां से जैसे ये काटा तो ऊपर उठा तैसे ये ग्राफ तो बनना शुरू हुआ, यहां पहुंचा तो यहां मेरा ये वाला पहुंची। अब जैसे जैसे डाउन होना शुरू हुआ तो ये वाला भी डाउन होना शुरू हुआ। अभी ऊपर जा रहा था फिर डाउन होना शुरू हुआ, फिर यहां पहुंचा तो यहां पहुंच गया। यहां तो यहां कितना होता है एंगल मेरा, यहाँ 0 डिग्री था तो यहां कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां भी पहुंचा तो कितना हुआ 180 डिग्री। तो फिर नीचे डाउन होना, फिर डाउन होना शुरू किया तो यहाँ भी और डाउन होना शुरू किया। और यहाँ जैसे जैसे पहुंच गया यहाँ, तो यहाँ मेरा एंगल कितना होता है 3π/2 270 डिग्री। तो यहाँ भी मेरा जो एंगल होगा, यहाँ भी जो एंगल होगा वो 3π/2 होगा 270 डिग्री। फिर आप देखिए ग्राफ, अब जो ये कांटा तो है वो ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू करेगा तो यहाँ चल जाएगा तो फिर 0 डिग्री में आ जाएगा, है ना, या फिर 360 डिग्री में। तो फिर ऊपर उठना शुरू करेगा, ऊपर उठना शुरू करेगा, यहाँ भी नीचे जा रहा था ऊपर उठना शुरू करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ मतलब 0 डिग्री। तो 0, लेकिन एक पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो जाएगा 360 डिग्री 2π। और यहां से यहां तक जो टोटल टाइम लगा वो कैपिटल T, इसके सेंटर में कैपिटल T, और इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। इसी तरीके से आप आगे भी इसको ग्राफ को और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप अभी एक चक्कर हुआ, आप इसको एक और रिपीट कर दीजिए, एक और रिपीट कर दीजिए चक्कर को, तो इधर भी ग्राफ एक और इस तरीके से गोटा एक और बार बन जाएगा। फिर रिपीट कीजिए तो फिर एक और बार गोटा बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तैसे तैसे यहाँ पर आपको ग्राफ मॉनिटर में देखने को मिलेगा, है ना, जो डिजिटल इसका जो होता है गैजेट उसमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 0, यहाँ हो गया मैक्सिमम। तो इसको आप मैक्सिमम, आप इसको किसका ग्राफ बनाए V का, तो ये हो गया मेरा V का, ये हो गया मेरा V मैक्सिमम, V मैक्सिमम। और इधर हो गया मेरा माइनस V मैक्सिमम। तो ये अभी तो हम लोग वोल्टेज का बनाए, तो सेम टू सेम हम लोग करंट का बनाते, सेम टू सेम, है ना। अगर यहाँ अभी हम लोग ये जो ग्राफ बनाए ये इसको देखकर, यहाँ को देखकर बनाए थे, है ना, यहाँ को देखकर। लेकिन अगर हमको यहाँ को देखकर बनाना है तो यहाँ अभी ये वाला यहाँ तक पहुंचा है, इस पॉइंट पर जानना है कि यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था ना कि इसका मैग्नीट्यूड हर समय बदलते रहता है। तो अगर आपको पता करना है कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ कितना, कहाँ पर क्या कितना कितना होगा, तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पहुंचा अभी इसका वोल्टेज। तो यहाँ पर ग्राफ में देख लीजिए वोल्टेज कितना है, दोनों को मिला करके यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर में यहाँ आइए, यहाँ पर पता चल जाएगा इसका मैक्सिमम कितना वोल्टेज जा सकता है, V का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ पर जितना इसका रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब हम लोग ये वोल्टेज का बना दिए, अब हम लोग करंट का इसी तरीके से बनाते हैं। करंट का रुकिए, करंट मेरा यहाँ है तो इसको हम लोग लेकर के चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर बना देते क्योंकि इसका सेंटर में आ जा रहा है, इसका लाइन तो मतलब इसका वेक्टर तो थोड़ा ऊपर दिखाते हैं। हाँ, अब देखिए तो इसका मैक्सिमम हम लोग ले गए, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक वो जीरो एंगल लाइन से इतना मैक्सिमम तक वो उसके बीच में चेंजेस हो सकता है। इस तरीके इधर भी हम लोग दिखा सकते हैं, इधर भी ये मेरा वोल्टेज का था और इधर हम लोग दिखा देते हैं करंट का। ठीक है, चलिए अब करंट का हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम। ये बन गया मेरा वोल्टेज का, ये बन गया मेरा वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब हम लोग करंट का बनाते हैं, तो करंट मेरा दोनों का साथ ही साथ बना दे रहे, ठीक है, एक ही डायग्राम में। ये हो गया करंट। तो यहाँ जैसे जैसे अभी मान लेते ये जो करंट है वो यहाँ था ही, यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ है, तो अभी यहाँ है रुका हुआ है 0 डिग्री में। जैसे ये कांटा तो अब करंट को देखना, वोल्टेज हो गया,
करंट को देखें, जैसे ही कांटा ऊपर उठेगा तो ऐसे मेरा यहाँ पर ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा और ग्राफ बन के मेरा मैक्सिमम यहां तक जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी जो हम लोग ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाते कि वो कितना एंगल से लैग कर रहा है ना लीड कर रहा है, अभी लैग और लीड को हम लोग छोड़ देते हैं। अभी हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए बनाते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, यानी इस पॉइंट पर मिलेगा तो यहां पर भी करंट और वोल्टेज एक ही पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट पर मिलेगा। फिर यहां तक जाएगा, यहां तक आएगा और इस तरीके से वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका वोल्टेज का, ये दिखा दिया था वोल्टेज का, और ये मैंने दिखा दिया आपको करंट का, ठीक है। ये वाला जो है मेरा करंट का, करंट आई, और ऊपर वाला था वोल्टेज का। तो इस तरीके से दोस्तों देख लीजिए करंट और वोल्टेज ये सेम फेज में आ रहा है, यानी ये जो हम लोग डायग्राम छापे ये रेजिस्टिव सर्किट का छापे, ठीक है। तो वो सब अभी नहीं ध्यान दीजिए, फिलहाल अभी आपको इतना समझना था कि फेजर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग फेजर डायग्राम कैसे बना रहे। तो ये जो हुआ ये फेजर डायग्राम हुआ, ये जो है ये वाला ये केवल सर्कल वाला तो बोल रहे, ये फेजर डायग्राम हुआ, फेजर डायग्राम ऑफ किसका, एसी क्वांटिटी का। तो एसी क्वांटिटी इसमें हम लोग वोल्टेज को भी ले लिए एसी क्वांटिटी में और करंट को भी ले ली, और ये जो बना ये वाला, ये जो हमको मॉनिटर में, गैजेट का मॉनिटर में जो देखने को मिला, इसको बोलते वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। किसका वेव डायग्राम, एसी क्वांटिटी का, और एसी क्वांटिटी का ही। तो एसी क्वांटिटी में किसका किसका, एसी करंट का और एसी वोल्टेज का हम लोग देखे, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये था हमारा ओरिजिन। तो ये आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया कि फेजर डायग्राम कैसे बनता है और फेजर डायग्राम के माध्यम से हम लोग वेव डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे के और वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सिंगल इक्वेशन से आप ये वाला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल इक्वेशन से मात्र केवल आपको मैं इक्वेशन लिख कर दे दूंगा कि Vt बराबर लिखा है 314.4 और साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, इसका फेजर डायग्राम छाप के बताइए। तो आप लोग इस तरीके से छाप सक जाइएगा, है ना। तो ये आगे की वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन का बात करूंगा, केवल ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वाला इक्वेशन टू, और आपको बोलेगा कि ये वाला छाप के बताइए, कैसे छापेंगे वो मैं आगे का वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आपको घबराने का बात नहीं है, बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, जिस तरीके से अभी लगा ना ये एकदम कितना फीलिंग के साथ, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तैसे तैसे यहाँ पर भी ग्राफ बनना शुरू हो रहा है, कितना मजा लगा। उसी तरीके से आगे का सारा कुछ मैं आपको मजेदार बना दूंगा। तो पहले ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेजर रिप्रेजेंटेशन में ही 3 फॉर्म होता है, कि पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो बस तीनों फॉर्म को मैं आपको लिख करके उसका डिफिनेशन हो चाहे उसका रिप्रेजेंटेशन हो सारा करके दिखा दूं, क्योंकि वो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। और फिर हाउ टू कन्वर्ट पोलर टू रेक्टेंगुलर, फिर रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक टू पोलर। तो इस तरीके से अभी आगे क्या ही मैं आपको पार्ट्स में अभी बताऊंगा। तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड का नॉलेज रख लीजिए दोस्तों, बैकग्राउंड में ये सब बैकग्राउंड नॉलेज है ना, ये सब क्लास 11-12 का चीज है जो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब का जानकारी बहुत जरूरी है रखना। तो अभी मैंने आपको क्या छापकर बताया मैंने आपको, ये है साइन वेव। तो ये है साइन वेव, तो इसका ये जो वेव है इसका इक्वेशन, ये तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फेजर डायग्राम में ये जो फेजर होता है उसको हम लोग, या फिर ऐसी क्वांटिटी होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक वेव डायग्राम के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से भी, लाइन रोटेटिंग वेक्टर। तो अभी जो मैंने सर्कल बनाया वो लाइन रोटेटिंग वेक्टर था, ठीक है। तो ये जो है ये इसका ये क्या है, एसी क्वांटिटी का फेजर डायग्राम, है ना, वेव डायग्राम, वेव ये है साइनसोइडल वेव। तो इसका वेव का क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन होता है, मान लेते हैं ये एसी करंट का, तो एसी करंट यानी ए, तो ए एट टाइम टी कितना हो गया, ए मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये जो आपको वेव दिख रहा है ना, इसका अगर कोई आपसे इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन आपको बताना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का जनरल इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे कि बोलेगा कि इस तरीके से एक ग्राफ छाप देगा, इस तरीके से बोलेगा कि इसका इक्वेशन बता, वो आपको थोड़ी बोल रहा है कि ये आपका कौन सा ग्राफ है, लेकिन आपको देखना है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसका मतलब ये अल्टरनेट यानी ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है।
तो इसका जो ग्राफ होगा, अगर मान लेते वो आपको लिख देगा कि ये वोल्टेज है, अगर ये बोल देगा कि वोल्टेज है VT सप्लाई वोल्टेज है ना, तो बोलेगा कि इसका इक्वेशन बता, तो आपको इसका इक्वेशन, या फिर बोलेगा कि ये हमारा एक करंट का ग्राफ है, ठीक है, करंट का, सप्लाई करंट का, ठीक है, तो बोलेगा कि इसका इक्वेशन बता, तो इसका इक्वेशन आपको बताना है IT बराबर IM साइन ओमेगा टी, या फिर I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज का है ना, तो ये करंट का बता दिए, 4 AC वोल्टेज, अगर वोल्टेज का बोलेगा तो VT क्या है, सप्लाई वोल्टेज, VM साइन ओमेगा टी, या फिर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हुआ इसका जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां पर AT बराबर AM साइन ओमेगा टी, तो VT बराबर VM साइन ओमेगा टी, और यहां से IT बराबर IM साइन ओमेगा टी। ये आपको उसका आंसर आपको बता देना है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। हाँ, तो ये जो यहाँ पर IM लिखे और यहाँ पर जो I नॉट लिखे, दोनों का मतलब सेम है। ये वेयर, ये सब आप लोग लिख लीजिए है ना कॉपी में, वेयर IM या फिर I नॉट क्या है, P के वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये IT या फिर ये जो IT है या फिर जो यहां पर VT है, ये क्या है, सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और कुछ पूछना है, ओमेगा टी, ये तो आपको पता है, ओमेगा टी क्या होता है, फेज एंगल होता है। कहीं कहीं पर आपको ये वाला भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग सोच रहे कि ये मैंने क्या लिख दिया IM साइन ओमेगा टी आपके मन में, तो आपके ट्यूशन टीचर ने तो ये बताया था, 80 बराबर AM साइन ओमेगा टी, आपके ट्यूशन टीचर ने तो ये बताया था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपके ट्यूशन सर ने तो ये वाला बताया था। तो यहाँ पर ये वाला इसका मतलब गलत है, नहीं, दोनों सही है। तो यहाँ पर ओमेगा टी कुछ नहीं, तो इसका मतलब ओमेगा टी क्या है, 0 डिग्री। क्या हम इसको ओनली ये वाला नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। यहाँ पर फाइव का मतलब क्या हुआ, फाइव का वैल्यू क्या हुआ, 0 डिग्री, तो ये वाला भी तो है ना। तो फाइव का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 0 लेना है तो फिर सीधा सीधे हम इसको ओमेगा टी प्लस 0 लिखने का क्या मतलब, सीधे हम लोग लिख देंगे साइन ओमेगा टी। हाँ, समझ में आ रहा है। तो ये वाला भी अगर आपके ट्यूशन सर ने लिखा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब सही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फेज एंगल है, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ पर जो आपको यहाँ जो दिख रहा है, पूरा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये वाला, इसको बोलते फेज एंगल पूरा मिला करके। और है ना, और अगर ये फाई को ओनली देखना है, फाई को ओनली, फाई को, तो फाई को बोलते फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस। या फिर कहीं कहीं इसका अपोजिट भी लिखा रहता है कि ये पूरा को बोलते हैं फेज डिफरेंस और फाई को बोलते हैं फेज एंगल, है ना। तो उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब याद रखना। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग ग्राफ में जो आपको बताए थे, हैं, तो ये ओमेगा, यहाँ पर जो थीटा था, हाँ थीटा या फिर फाई, तो इसी का तो वैल्यू हमने लिखा था ओमेगा टी, तो यही तो हो गया फेज एंगल इसका मतलब। तो ओमेगा टी है तो फिर फेज एंगल। तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कोई कुछ और बताता है, कोई कोई कुछ और बताता है ना, वो सब ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इतना बोली आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो ओमेगा टी, ओमेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये सब सटीक है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, ये एकदम सटीक है, ये सब इसका कोई दो मत नहीं है। और फेज तो आपको पता चल गया, है ना, फाई के जगह में आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सब फिक्स है। और ओमेगा का वैल्यू आपको पता ही है, मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और या फिर 2 पाई बटे टी, क्योंकि एफ का ही वैल्यू होता है, क्योंकि एफ का ही यानी फ्रीक्वेंसी का ही वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी का ही वैल्यू होता है 1/t, है ना। तो इस तरीके से आपका वैल्यू 1/t, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, है ना। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो चलिए पहले आप लोग अगर लिखने का मन है तो इतना ये सब लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज छूट गया है ना, थोड़ा मिटा करके इधर लिख देता हूं, वो वाला याद रख लीजिएगा, वो वाला। ऐसे वो सब मैंने आपको करवा दिया है, पूरा डेरिवेशन भी करवाया है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज और करंट का आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू पहले करंट का देख लेते, तो
IRMS या फिर सिंपल सा आई लिख दीजिए, तो वो समझ जाएगा कि आई मतलब आप लोग लिख रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। तो ये होता है IM बटा √2, है ना। या फिर सिंपल सा आप लिख सकते हैं I0 बटा √2। ये हो गया करंट का। वोल्टेज का VRMS, तो जो पुराने बुक सब में उन लोग VRMS लिखता है, IRMS लिखता है, पुराने बुक सब में। अभी जो नया पब्लिकेशन आ रहा है उन लोग मॉडर्न बन गया है, उन लोग नया जमाना का बुक आ गया, उन लोग सीधे लिख देता है V। अब बच्चा का माथा खराब हो रहा है। V मतलब वो सिंपल सा मैक्सिमम वोल्टेज लिखा है, यानी जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे देता हूँ, VT बराबर एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, VT बराबर 314.4 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब उसका माथा खराब कि यहाँ पर V का मतलब कौन वाला दिया है V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया है ना, ये वाला दिया है, उसका माथा खराब। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस तरीके से जनरल फॉर्म में। अब उसका माथा खराब कि V मतलब ये वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो दिया है, VRMS दिया है, या फिर ये वाला दिया है V मैक्सिमम दिया है, उसका माथा खराब। V मतलब कौन वाला दिया है। तो देखिए जो अभी नया जमाना का किताब आ रहा है उन लोग VRMS को ही V मानता है, तो V मतलब VRMS, ये वाला नहीं, इसको तो बोलते मैक्सिमम वैल्यू, VM बोलते बटा √2। या फिर वो यदि VM नहीं लिख रहा है तो वो ये वाला जरूर लिखेगा, V0 जरूर लिखेगा, V0 फिक्स है। आज यदि सिंपल से खाली V लिख रहा है तो आप लोग समझ लीजिए वो RMS वैल्यू को बात कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग लिख कर रख लीजिए, है ना। अगर एडवांस बनना है तो सिंपल सा एडवांस यदि बनना है तो सिंपल सा आप लोग 1 बटा √2 का भी वैल्यू याद करके रख लीजिए, 0.707 √2 का 1 बटे √2 का भी वैल्यू याद करके रख लीजिए, 0.707 I0 0.077, है ना। √2 का भी 1 बटे √2 का भी वैल्यू याद करके रख लीजिए अगर एडवांस बनना है तो उतना हम लोग को बनना नहीं, हम लोग इंजीनियर बनना है, हम लोग सारा कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है ना। जितना हम लोग बाद में न्यूमेरिकल करेंगे सब कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरा वैल्यू रख देंगे, ये वाला पूरा, तो आपको सीधे आंसर दे देगा। खाली ये वाला लिख देंगे 314.4 साइन ओमेगा टी प्लस 60, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वाला पूरा लिख देंगे ना तो आपको आंसर दे देगा। इतना हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सारा काम होगा बाद में, मतलब हाथ का कुछ काम नहीं करना, खाली दिमाग लगाना है इंजीनियर। तो ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। अब हम लोग दिखाते हैं आपको कैसे पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तीनों फॉर्म को लिख दिया कि क्या फेजर रिप्रेजेंटेशन का 3 गो तरीका है जिसके माध्यम से हम फेजर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, है ना। ऐसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 गो तरीका से। एक वेब के माध्यम से, जो हमने वेब छापा था उसके माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला फेजर फॉर्म। दूसरा हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वो वाला इक्वेशन, एक कौन सा इक्वेशन है जिसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसी क्वांटिटी का इक्वेशन है, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और एक है आपका साइनोसोडल फॉर्म जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक। तो ये तो नाम है, लेकिन ये सब में होता क्या है तो पहले वो देख लीजिए। फेजर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म में होता है ए एंगल थीटा या फिर फाई, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर कहीं भी ये वाला देख लीजिए, ये वाला, तो समझ लीजिए ये जो दिया है ऐसी क्वांटिटी का पोलर फॉर्म में। अगर कहीं ये वाला देख लिए ए कॉस फाई प्लस जे साइन प्लस जे ए साइन फाई, अगर कहीं ये वाला देख लिए तो समझ लीजिए कि ये वाला दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। क्यों इसका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जे मतलब इमेजिनरी नंबर, जे मतलब यहाँ पर होता जे का वही जे मतलब ही यहाँ पर दिया है आई, मतलब आई का ही मतलब जे। आई क्या होता है आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ा था ना, ए प्लस आई बी, ऐसे जो क्लास 11 करके आए वो बच्चे जानते होंगे, ए प्लस आई बी, है ना, एक्स प्लस आई वाई, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सबको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए यहाँ पर क्या होता है रियल पार्ट, ए क्या होता है रियल पार्ट, आई क्या है इमेजिनरी, आई बी ये पूरा को बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। और आई सिंपल आई, ये जो पूरा ये यहां से यहां तक इसको बोलते हैं आई बी को मिलाकर के इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यानी एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। और ओनली आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा। और इसका आई का वैल्यू होता है √1। कभी रूट के अंदर में माइनस वैल्यू देखे नहीं, लेकिन होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
यानी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसके अंदर में सब कुछ आ जाए, आपका क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में ये वाला नहीं आएगा, रूट अंडर -3 नहीं आएगा, रूट अंडर -5 नहीं आएगा, रूट अंडर 1.1 माइनस में नहीं आएगा, है ना। तो ये सब नहीं आएगा, तो ये सब का भी जरूरत है, कहीं ना कहीं ये सब का भी जरूरत पड़ता है। तो ये सबको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सब कुछ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। सबसे बड़ा नंबर होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसके अंदर में नेचुरल नंबर, आपका जो होल नंबर, इंटीजर, सब रूट में, रेशियो में सब कुछ आ जाएगा, केवल रूट के अंदर में माइनस वैल्यू को छोड़ के। हाँ, लेकिन रूट के अंदर में माइनस वैल्यू को भी ले लेगा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन दुनिया में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब क्लास 11 का चीज है मैथमेटिक्स में, तो ये सब आपको नहीं जानना है ना। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि जे का मतलब, यहाँ पर जे मतलब आई है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाला काहे नहीं लिखे, ए कॉस फाई प्लस आई ए साइन फाई, आई क्यों नहीं लिखे, आई का मतलब भी तो इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि करंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से या फिर कैपिटल आई से, याद आया। तो करंट को का भी सिंबल होता है आई, इसलिए हम लोग आई यहाँ पर यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं उसका जगह पर, जे। हाँ, ऐसे तो कहा जाता है कि जे मतलब जूल भी तो होता है, बच्चे बोल रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे कमेंट में बोलना चाह रहे हैं कि जे मतलब तो जूल भी होता है। क्या करेंगे, हम लोग के हाथ में थोड़ी ये सब, अब साइंटिस्ट दे के गया तो उस सब में हम लोग का कंट्रोल नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये इसका मतलब कुछ ऐसा मैंने सिंबल देना चाहिए, है ना, जो किसी पूरा फिजिक्स में वो सिंबल है ही नहीं। तो क्योंकि जे मतलब तो जूल भी होता है, जे मतलब जूल भी होता है ना। लेकिन उन लोग का कहना है कि जूल में जे स्मॉल जे नहीं होता है, कैपिटल जे होता है। ले क्या क्या बोलेंगे इन लोगों, है ना। तो कोई बात नहीं, उतना हम लोग को झमेला नहीं लेना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म किसको बोलेंगे, ए कॉस फाई जे ए साइन फाई, ये वाला कहीं रहा तो बोल दीजिएगा कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म का ऐसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर साइनोसोडल फॉर्म, इसको ये क्या होता है, ये होता है am साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हुआ। तो बच्चे बोल रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म इसको क्यों बोलेंगे, है। साइनोसोडल फॉर्म तो समझ में आ रहा है कि ऐसी क्वांटिटी ये होता है ना, इसका ये आई है या फिर मान लेते ये ए है, तो ए टी बराबर होता है am साइन ओमेगा टी, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन साइनोसोडल नाम इसका दिए, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक नाम इसको क्यों पड़ा। तो बच्चे कुछ कुछ बोलेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यहाँ भी तो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नाम होना चाहिए था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, है। कुछ कुछ बच्चे ये भी तो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब होता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ जो इक्वेशन है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ है, तो इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल रहे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ भी तो यूज हुआ है, ए कॉस फाई जे ए साइन फाई और कॉस फाई, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था। अब कारण समझिए, रियल कारण समझिए, रियल कारण कि इसको क्यों नहीं बोलते, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं बोलते बल्कि इसको बोलते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो मेरा वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब इसको हम जोड़ जाड़ के 50, 10 या फिर 15.5 या फिर 17.5 यानी गोटा गोटी नंबर में नहीं लिख सकते। इसको सॉल्व करके इस तरीके से गोटा गोटी नंबर में नहीं लिख सकता, जबकि इसको लिख सकते। इसको जैसे हम लोग cos फाई को वैल्यू पुट करेंगे तो cos मान लेते हैं cos 20 डिग्री होगा, तो cos 20 डिग्री का कुछ कुछ वैल्यू होता है, जैसे हम मान लेते हैं cos 30 डिग्री है, ए का भी कुछ वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं 15 दिया है, प्लस जे का भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रूट के अंदर में -1 है, तो उसका क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर माइनस नहीं ना लिख सकते, तो जे को जे रहने दीजिए। और ए भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, यहाँ 15 है तो 15, फिर साइन, और 30 डिग्री तो यहाँ भी 30, एकदम यहाँ जो 30 है वही यहाँ पर भी रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 30 लिख दिए यहाँ 50 लिख दिए, ऐसा नहीं, फाई दोनों के लिए सेम है। तो इसको जैसे cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 का यानी √3/2, 15 गुना √3/2 प्लस जे 15 गुना 1/2, यानी इसको जोड़ घाटा करके, यानी गुना इसको करके 2 से इसको काटेंगे, तो यानी इस कुछ कुछ करके इसको एक गोटा वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। गोटा वैल्यू जैसे कुछ होगा 15 होगा, चाहे 70 होगा, चाहे 80 होगा, या चाहे 75.5 होगा, कुछ भी होगा ना, कुछ भी होगा ना, तो इसको हम लोग तोड़ ताड़ के गोटा वैल्यू ले सकते हैं, मतलब ले आ सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो आपका गोटा गोटी नंबर आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आएगा। यानी इसका जो लास्ट आंसर जो रहेगा, इसका जो लास्ट आंसर रहेगा, है ना, मान लेते एम दिया है 50 और साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ओमेगा टी मान ले, ओमेगा टी भी ओमेगा टी ही रहेगा, प्लस ये 60 डिग्री,
तो ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन हमेशा रहेगा, जो आप लोग आंसर लिखेंगे उसमें भी साइन का साइन रहेगा, इसीलिए इसका आंसर में साइन फंक्शन रह रहा है, आंसर को देखना क्वेश्चन नहीं, आंसर में साइन फंक्शन रह रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया है साइनसोइडल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या अभी? नहीं, हाँ ठीक है, इस तरीके से समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो लॉन्ग रहा, मैं समझ रहा हूँ वीडियो लॉन्ग रहा, बच्चे बोल रहे हैं कि कितना देर तक पढ़ा रहे हैं, एमबी खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए एक बार अगर समझ गए तो फिर बाद में काम देगा ना, है ना। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर साइनसोइडल फॉर्म, है ना। अच्छा से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, कहीं भी इस तरीके से देखिएगा कि लिखा है कि एक, हाँ एक जगह में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं भी कॉस फाई, मतलब भी फाई, यहाँ पर एक जगह में आप लिख सकते हैं, या ये वाला भी कॉस फाई प्लस जे भी साइन फाई, ये वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप एम के जगह में वीएम लिख सकते हैं, वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, कभी भी ऐसा फॉर्म देखिएगा, जैसे ये वाला दिया है तो बोल दीजिएगा कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये वाला देखिएगा तो बोल दीजिएगा कि पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म को फेजर फॉर्म भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हुआ है, ठीक है। इस तरीके के फॉर्म में, ये वाला इस तरीके के फॉर्म में ए प्लस आई बी, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इस फॉर्म का नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर साइनसोइडल फॉर्म। चलिए, कुछ तेज बच्चे है ना, वो लोग सोच रहे हैं कि मास्टर को भूल गया है, उन लोग सोच रहे हैं कि मास्टर को बताने भूल गया, नहीं भूले, आप लोग यही वाला बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। कुछ मतलब बच्चे अपना ट्यूशन में पढ़ लिया है ना, वो लोग बहुत तेज बन रहे हैं। यूलर फॉर्म है ना, मैं भूला नहीं हूँ, यूलर फॉर्म ए ई जे थीटा लो या फिर जे पाई, हो गया ना। आप एक की जगह में आप लोग लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी ई जे पाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एक यूलर फॉर्म भी होता है, लेकिन ये हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, हम लोग को बस तीन गो में काम हो जाएगा। अब जो हम लोग आगे देखेंगे, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो इतना आप लोग समझ गए है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 1 घंटा का सेशन हो गया है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हाँ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया ना। कहीं पर भी अगर कोई मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट रह गया या फिर कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे में जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक वाला भी चीज बताया है, जो उन लोग को भी अगर मान लीजिए कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, है ना। और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आने वाला जो भी आगे का पार्ट रहेगा, और इसमें मैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। भले थोड़ा धीरे रहेगा, लेकिन हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। तो बस फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।